हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं द अशोका एकेडमी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। भूकंप क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप भली भांति जानते हैं। भूकंप से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भूकंप हमारे दैनिक जीवन में भी अक्सर देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में, किसी देश में। तो भूकंप एक बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, और ये क्यों आता है, कैसे आता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एग्जाम व्यू से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। पहला है मेरा आज का सवाल, भूकंप। भूकंप क्या है? तो दोस्तों भूकंप आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर अचानक हलचल से उत्पन्न एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे कंपन पैदा होती है, तरंगे पैदा होती है, कंपन पैदा होती है, तरंगों के माध्यम से कंपन पैदा होता है दोस्तों, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। और इसमें जो भी पृथ्वी के सतह पर बिल्डिंग या कुछ भी रहेंगी वो सब ध्वस्त हो जाएंगी, हिल जाएंगी, गिर जाएंगी, तो अचानक उससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, उससे हम लोग भूकंप कहते हैं दोस्तों। तो भूकंप उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूकंप का मूल यानी फोकस या उद्गम केंद्र क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। तो अक्सर ये एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि उद्गम केंद्र क्या है, भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों, चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये यदि पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे इस जगह से ये भूकंप यदि उत्पन्न होता है, कंपन शुरू करना प्रारंभ करता है इस जगह से, तो ये इसका जहां से ये शुरू होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उद्गम केंद्र यानी फोकस यानी भूकंप का मूल यही होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जहां से वह कंपन शुरू होता है फर्स्ट टाइम, उसी जगह को उसका उद्गम केंद्र कहते हैं। और इसके बाद एक और प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, अधिकेंद्र क्या है, यानी इंग्लिश में इसे एपिसेंटर कहते हैं। तो दोस्तों एपिसेंटर जो केंद्र है, उसका उद्गम केंद्र है, उसके ठीक सीधे और सामने सबसे पहले जहां वह तरंग पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है वह उसका एपिसेंटर होता है। यानी कि ये पॉइंट इसका एपिसेंटर हो गया और ये पॉइंट इसका उद्गम केंद्र हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला है समभूकंपीय रेखा या आइसोसीस्मल लाइन। समभूकंपीय रेखा यानी आइसोसीस्मल लाइन किसे कहते हैं? तो आप देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ से यदि ये उत्पन्न होता है, ये इसका उद्गम केंद्र है, तो ये पृथ्वी के हर तरफ अपने वेग से तरंगे, 3 प्रकार के तरंगे उत्पन्न करती हैं ये, तो हर वेग से अपने अपने चारों तरफ ये जाएंगी दोस्तों, सिंपल सी बात है। तो इन्हीं समान रेखाओं को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, भूकंपीय रेखा, समभूकंपीय रेखा यानी आइसोसीस्मल लाइन। इन्हीं रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को, समान भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखाओं को ही हम लोग आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं दोस्तों। अगला है भूकंप मापी क्या होता है। तो जो भूकंप को मापता है पैमाने पर कि कितना भूकंप आया, तो उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापी को ही हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये एक यंत्र होता है दोस्तों जिसके माध्यम से भूकंप को मापा जाता है। तो ये भी आपका हो गया। अगला है भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाए, तो ये भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, आइसोसिस्मल लाइन, एपिसेंटर एंड फोकस। ठीक है, ये 5 अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यदि हम लोग थोड़ा डीपली चलें तो भूकंप के कारण क्या होते हैं दोस्तों। तो भूकंप के बहुत सारे कारण हैं। मैंने आपको यदि ज्वालामुखी वाला आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं पृथ्वी के अंदर से, मेंटल से जो लावा उत्पन्न होकर पृथ्वी की सतह पर जब फटती हैं तो वह गिरती हैं, जिसके चलते अब मान लीजिए भूकंप आती है, तो मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह हो गई और यहाँ पे कोई लावा ये ऊपर आ रहा है, पृथ्वी को चीरते हुए, पृथ्वी की सतहों को चीरते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें पृथ्वी में दरार उत्पन्न होगी, ये इधर जाएगा घसकेगा, ये इधर वाला इधर घसकेगा, तो बीच में दरार उत्पन्न होगा। तो इसमें भी पृथ्वी में हलचल उत्पन्न हुआ दोस्तों। तो इस कारण से भी भूकंप आती है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है मानव जनित कारण। यदि आप जानते हैं कि ये क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ पे अक्सर भूकंप पाए जाते हैं, होते हैं, आते हैं, और यदि आप उसी जगह पे घर बना लेते हैं दोस्तों, तो ये तो आपके चलते भूकंप आया, आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो ये भी इसे मानव जनित कारण कहेंगे दोस्तों। अगला है भूपटल भ्रंश। भ्रंश, ब्लॉक माउंटेन इसे ही कहते हैं, भूपटल भ्रंश। यदि आपने पढ़ा होगा पर्वत वाला पार्ट, तो पर्वत में ऐसे बताया गया है दोस्तों कि मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक, पर्वत का ये ऊपरी सतह है और
इस पे यदि किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर किसी आंतरिक कारणवश यहाँ पे गड्ढा उत्पन्न हो जाए, ये वाला सतह नीचे चला आए और ये जगह खाली हो जाए, तो उसके अगल बगल की जो पर्वतें हैं, जो सतह है, वह बराबर रहे और बीच वाला सतह धंस जाए, भ्रंश उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम लोग भ्रंश, भूपटल पर भ्रंश कहते हैं, यानी इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो ये भी यदि धंसेगा तो इसके अगल बगल वाले सतहों को ये चीरता हुआ धंसेगा, हिलाता हुआ धंसेगा, हलचल उत्पन्न करेगा, तो इस कारण से भी भूकंप देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अगला है प्लेट विवर्तनिक। ये सबसे मान्यता प्राप्त है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा कि पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक प्लेट थे, उसके बाद कई खंडों में बट गए हैं, 7 हुए, उसके बाद 100 के आसपास अभी प्लेट छोटे छोटे मिलकर हो गए हैं। तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस साहब ने दिया था। इन्होंने बताया था कि कैसे पृथ्वी की प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उत्पन्न होती हैं ये भूकंप। तो अलग अलग महादेश अलग अलग प्लेटों में आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक प्लेट इधर हुआ, एक प्लेट इधर हुआ, और ये जब आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे एक सीमा तक तो ये लचीली होती है दोस्तों, जो ये सीमा बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन एक सीमा के बर्दाश्त करने के बाहर जब ये प्लेटें और टकराएंगी और आपस में मिलने की कोशिश करेंगी तो ये टूट कर ऊपर उठ जाएंगी, और पर्वतों का निर्माण इधर ही होता है दोस्तों ऐसे में। और इसी में क्या होता है दोस्तों, भूकंप भी आते हैं। भूकंप अक्सर इन्हीं जगहों पर देखने को ज्यादा मिलता है। इसे कहते हैं दोस्तों अभिसरण। और जो हटती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया था, यदि आपने देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि ये यदि आपका मेंटल है, पृथ्वी के अंदर मेंटल वाला भाग है और ये भी मेंटल वाला भाग है, ठीक। यहाँ पे मेंटल पृथ्वी के अंदर जमा है लावा, और यदि यही लावा इतनी गर्म हो जाती है दोस्तों कि ये जब ऊपर उठती हैं, तो ये जब ऊपर उठेंगी तो ये तो पृथ्वी का सतह है, और इस सतह को जब ये ऊपर उठेंगे तो टकराएंगे, सतहों से टकराएंगे, तो टकरा कर ये आधा इसका तरंग इधर गया, आधा तरंग इधर गया, आधा बल इधर गया, आधा बल इधर गया, ठीक। तो ये जो बल बार बार इधर से ऊर्जा निकलती है और ये जो टकरा कर आधा इधर जाती है, आधा इधर जाती है, तो क्या करती है दोस्तों, ये पृथ्वी को 2 सतहों में 2 भागों में विभाजित करने की प्रयास करती है। तो वह समय जब आ जाता है, जब इसका प्रयास अधिक सफल हो जाता है दोस्तों, तो इस जगह पर दरार उत्पन्न हो जाती है और पृथ्वी इधर और इधर 2 हिस्सों में हल्का हल्का बंटने लगता है दोस्तों। और ठीक वही क्रिया यहाँ भी होती है, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, इसका तरंग, तो पृथ्वी के अंदर ये जो लावा, यही लावा ऊपर निकलता है दोस्तों। तो ये जो निकलता है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसमें भी क्या देखिएगा दोस्तों, इसमें भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे दरार, इसी से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, निकलता है। तो ये वाला क्षेत्र में जब ये हट रहा है तो इसे अवसरण कहेंगे, और ये वाला क्षेत्र जहां मिल रहा है इसे अभिसरण कहेंगे। जहां मिल रहा है उसे अभिसरण कहेंगे, और ये जहां सतह 2 भागों में विभक्त हो रहा है दोस्तों, तो उसे अवसरण कहेंगे। तो सबसे इसमें डेंजरस ये वाला स्थिति होती है, जब अभिसरण होता है उस जगह पे भूकंप अक्सर ज्यादा देखने को मिलती है। तो प्रश्न ऐसा पूछता है कि अभिसरण या अवसरण, किस स्थिति में भूकंप सबसे ज्यादा उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं, तो आप बताइएगा दोस्तों अभिसरण के समय। उसके बाद अगला है 3 भाग। तो आप जानते होंगे प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और एल तरंग। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एल तरंगे हैं, 3 तरंगे हैं उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की सतह से, जिसके माध्यम से भूकंप हमें आभास होता है। मान लीजिए ये तरंग, 3 तरंगे यहाँ से 1 2 3 तरंगे उत्पन्न हुई, तो इसके क्या गुणधर्म है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इससे भी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए पहला जो है हम इसको लेंगे कि गति, इन तीनों की अलग अलग गतियां होती हैं दोस्तों, तीनों का अलग अलग गति होता है। जैसे सबसे पहले जो प्राइमरी है उसका गति सबसे ज्यादा होता है। प्राइमरी का गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह तरंग उत्पन्न करता है। और सेकेंडरी ठीक उसका आधा आ जाइए, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये जो एल तरंग है दोस्तों इसका सबसे कम होता है। एल तरंगों का 1.5 से 2.5 तक इसका तरंग होता है दोस्तों। तो इसका औसत भी आप 2 समझ सकते हैं। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी कि आप यदि ऐसे याद कर लें, सबसे पहला वाला जो है 8 किलोमीटर, उसके बाद वाला उसका आधा 4 किलोमीटर, और उसके बाद वाला उसका आधा यानी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इन सबका तरंग होता है। किसी किसी बुक में 8 से 14 दिया रहता है, औसतन उसका 8 ही होता है दोस्तों। अगला है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम के आधार पर इनको विभक्त करें।
किसकी आवृत्ति कितनी ज्यादा है, किसका आयाम कितना ज्यादा है, किसका ये तरंगदैर्घ्य कितना ज्यादा है, इन सब के आधार पर यदि देखते हैं दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इन सब के आधार पर भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने तरंग चैप्टर यदि पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि ये है तरंग, तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी दोस्तों, इसे गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसमें आप एक चीज देखिएगा दोस्तों, ये तरंग अलग अलग, ये मान लीजिए ये अलग अलग तरंगे होंगे, ये है सबसे छोटी तरंग है, इसकी दूरी सबसे कम है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तरंगदैर्घ्य आप समझते हैं दोस्तों, शीर्ष से शीर्ष तक यानी या गर्त से गर्त तक की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये आप ध्वनि वाले चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो शीर्ष से शीर्ष तक तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तो ये तरंगदैर्घ्य हो गया इसका, इसका तरंगदैर्घ्य इससे ज्यादा हो गया, इसका तरंगदैर्घ्य इससे भी ज्यादा हो गया, यानी कि इसकी दूरी सबसे कम, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, इसकी तरंगदैर्घ्य उससे ज्यादा यानी कि ये बीच में, और सबसे ज्यादा इसका यानी कि एल तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। उसके बाद आवृत्ति देखते हैं, तो आवृत्ति किसे कहते हैं, इकाई समय में कंपन की गई आवृत्ति को ही आवृत्ति कहते हैं। इकाई समय में कंपन की गई तरंग को आवृत्ति कहते हैं। तो इसका देख लीजिए, ये इकाई समय में कितना तरंग कंपन कर रहा है, 1 2 3 4, यानी कि इकाई समय में ये 4 बार कंपन करता है दोस्तों। तो ये इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा हो गया। ये इकाई समय में 3 बार तरंग कंपन कर रहा है मान लीजिए, तो इसका कंपन उससे कम हो गया, इसकी आवृत्ति उससे कम हो गई, और ये 2 ही बार कर रहा है तो इसकी आवृत्ति उससे भी कम हो गई। तो सिंपल सी बात है, जब ज्यादा लंबा आयाम ज्यादा होगा, इसका आयाम सबसे ज्यादा है, इसका आयाम उससे कम है, इसका आयाम सबसे कम है, तरंगदैर्घ्य भी कम है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य और भी ज्यादा है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य के मामले में ये सबसे कम, आवृत्ति के मामले में सबसे ज्यादा, और आयाम के मामले में भी सबसे कम, यानी कि केवल इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है और तरंगदैर्घ्य और आयाम कम होता है। ठीक इसके विपरीत आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं कि यदि प्रश्न पूछे कि आवृत्ति सबसे ज्यादा किस तरंग की होती है, प्राथमिक की या सेकेंडरी की या एल तरंग की, तो आवृत्ति दोस्तों प्राथमिक की ही सबसे ज्यादा होती है। और आयाम किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो आयाम इसकी सबसे ज्यादा होती है। आयाम आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा दोलन कर रहा है जो, उसको आयाम कहते हैं। तो एल तरंगों की आयाम सबसे ज्यादा होती है। चूंकि इसका आयाम सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, तो ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसका स्पीड भी कम है और आयाम भी सबसे ज्यादा है। तो ये जब भूकंप तरंग पृथ्वी पर सतह पर आती है दोस्तों, तो ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है। कैसे? क्योंकि ये जब आएंगे तो धीरे धीरे और आराम से आएंगे, आराम से झकझोर के हिलाते हुए जाएंगे, तो ये उससे ज्यादा क्षति पहुंचती है। अब वही वो जो जिसका स्पीड ज्यादा है दोस्तों, वो तो आएगा सट से ना निकल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आया और कब गया, उससे हमें ज्यादा क्षति नहीं पहुंचती है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न पूछने को मिलते हैं कि किस तरंग से क्षति ज्यादा उत्पन्न होता है, तो एल तरंगों से। एल तरंगों का खोजकर्ता HD लव साहब थे, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया एल तरंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि इसका अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ देखें तो कौन अनुदैर्घ्य होता है और कौन अनुप्रस्थ होता है। तो जो पहला होता है दोस्तों, ये अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं आप समझते हैं, समानांतर कंपन करने वालों को अनुदैर्घ्य कहते हैं। माध्यम के समानांतर कंपन यदि करे तो वह अनुदैर्घ्य होता है। और ये सभी अनुप्रस्थ होते हैं, ये माध्यम के लंबवत कंपन करते हैं। देख रहे हैं लंबे लंबे चल रहे हैं, लंबवत कंपन करते हैं, तो ये अनुप्रस्थ हो गया। अनुदैर्घ्य ध्वनि का उदाहरण होता है, ध्वनि भी अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम से कंपन करती है। और अनुप्रस्थ प्रकाश का उदाहरण हो गया, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से कंपन करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये प्रथम जो हो गया अनुदैर्घ्य हो गया, ये दूसरा और तीसरा जो हो गया अनुप्रस्थ हो गया। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, और एक बार में वीडियो यदि नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आपका एक भी सवाल इस वीडियो से, इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। अगला है ठोस में, द्रव में या गैस में। अब इसके माध्यम से यदि देखा जाए कि कौन ठोस में गमन कर सकता है, कौन द्रव में और कौन गैस में, तो जो प्राथमिक तरंगे होती हैं दोस्तों, वह ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही गमन कर सकता है। चूंकि इसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हुए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक आने की क्षमता रखता है दोस्तों। और ये जो प्राथमिक के बाद ये जो सेकेंडरी तरंगे हुई, ये केवल ठोस में ही गमन कर सकता है। ये मेंटल तक आते आते इसका स्पीड खत्म हो जाता है दोस्तों। और ये जो एल तरंगे हैं, इसका तो सबसे कम होता है, तो ये केवल सतहों पर ही तरंगे उत्पन्न कर सकता है। तो ये केवल सतहों पर चलता है, ये ठोस में चलता है, ये ठोस, द्रव तीनों में चलता है। इसके माध्यम से भी आप इसका अंतर समझ गए।
उसके बाद होता है सबसे खतरनाक, तो मैंने बता ही दिया, सबसे खतरनाक यही होता है क्योंकि इसका आयाम बहुत ज्यादा होता है और ये स्पीड भी कम होता है। तो आयाम ज्यादा स्पीड कम, इससे क्या होता है ये आराम से आता है और झकझोरते हुए पृथ्वी की सतहों को जाता है, तो इसमें ज्यादा कंपन उत्पन्न होता है और ये ज्यादा क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह से आज आपने भूकंप को शॉर्ट में देखा, समझा, जाना। इसको आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने इससे छोड़ा है, सबके सब परीक्षा में पूछे जाने वाले जो भी सवाल है वो सब मैंने आपको बताया है। इसके अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि भूकंपीय पेटियां क्या होती हैं, भारत किस भूकंपीय पेटी में आती हैं, कौन कौन से पैमाने हैं इसके नापने के लिए, तो वो मेरा सेकंड पार्ट होगा भूकंप का। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।